हेलो विद्यार्थियों, आज बायोलॉजी की एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और पिछली क्लास के बाद आज का जो एक नया सेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि इससे पहले पिछले जो क्लास में मैंने 2 जगत का वर्गीकरण एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जरा याद कीजिए। कार्ल लिनियस ने उसको आपके सामने बताया था। और आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके जो जनक हैं या उसको बताने वाले वैज्ञानिक हैं वो हैं R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर, इनका जो सही नाम है R.H. व्हिटेकर है। तो R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में इनकी 5 जगत में वर्गीकृत किया था कि किस प्रकार जीव जो होते हैं वो 5 अलग अलग स्टेप्स में ये इनका इवोल्यूशन या विकास हुआ है। जो 5 जगत वर्गीकरण है या इनका जो क्लासिफिकेशन किया है, एक प्रकार से इनका उद विकास माना गया है या इसे कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनका किस तरीके से विकास हुआ है। और हमने इसको बहुत बड़ी थ्योरी को एक ही स्लाइड में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको एक ही स्लाइड में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हैं और इनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लंबी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, जीवों में विकास हुआ है और विकास के इस क्रम में जंतुओं तक हम पहुंचे हैं। उन्हीं जंतुओं में हम भी शामिल हैं, एक पूर्ण विकसित मनुष्य। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहला है वो है मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। इस तरीके से इनका उद विकास का क्रम माना जाता है और इनके आप विशेषताएं देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से विकसित हुए हैं। तो इनकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कोशिका का प्रकार। तो कोशिका किस प्रकार की थी? तो मोनेरा में जो कोशिका होती थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिका होती थी। बाकी अन्य सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक 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 यूकैरियोटिक, यानी कि सभी अन्य जीवों में केवल मोनेरा को छोड़कर सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती थी। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होती क्या है? कोशिका का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो प्रोकैरियोटिक था, जिसमें कि कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव आपस में संपर्क में हुआ करते थे। इसका मतलब है कि कोशिका का जो केंद्रक होता था उसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई आवरण विकसित नहीं था, इसलिए केंद्रक और कोशिका द्रव आपस में एक दूसरे के सीधे संपर्क में हुआ करते थे। और जब इसके चारों तरफ एक झिल्ली विकसित होने लगी केंद्रक के चारों तरफ, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जब विकसित हुई तो फिर वो कोशिका का टाइप बदला और उस कोशिका को कहा गया यूकैरियोटिक। तो इस प्रकार से प्रारंभ में प्रोकैरियोटिक कोशिका थी और आगे चल के यूकैरियोटिक कोशिका में बदल गई। चलिए दूसरी विशेषता की बात करें, वो है कोशिका कोशिकीय संगठन। मतलब ये कि कितनी कोशिकाओं से जीव बना हुआ है। तो प्रारंभ में जो मोनेरा जगत के जीव हुआ करते थे वो एक कोशिकीय जीव होते थे। आगे चले तो प्रोटेस्टा भी एक कोशिकीय जीव हुआ करते थे। लेकिन जब कवक जगत की बात करें तो उसमें अधिकतर होते थे एक कोशिकीय, अधिकतर हुआ करते थे एक कोशिकीय
ईस्ट को छोड़कर। इसके बाद पादप आता है, पादप जगत, जिसमें कि सारे के सारे बहुकोशिकीय हुआ करते थे। यहां पे थोड़ा लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है शायद। अधिकतर बहुकोशिकीय होते थे और ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। यूकेरियोटिक कोशिका पादप जो होता है बहुकोशिकीय होता है, और सभी जंतु और सभी पादप बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाए वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। आगे चले, हम अगली विशेषता की बात करते हैं जो कि है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी होते हैं। स्वपोषी में दो प्रकार से संश्लेषण होता है, एक रासायनिक संश्लेषण और दूसरा प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी में दोनों प्रकार से संश्लेषण होता है, इसमें कि रासायनिक और प्रकाश संश्लेषण दोनों। जबकि परपोषी का मतलब होता है कि जब वो जीव दूसरे जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर हो, तो परपोषी होता है। और परपोषी में ये मृतोपजीवी भी होते थे और परजीवी। मृतोपजीवी का अर्थ होता है कि किसी मृत जीव के पर पोषण के लिए निर्भर होना, ठीक है। और परपोषी का मतलब होता है कि केवल दूसरे जीव पर निर्भर हो लेकिन जिंदा हो। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में स्वपोषी और परपोषी और साथ में मिश्रित प्रकार का पोषण होता है। अगर हम कवक की बात करें तो ये हमेशा निर्भर होते हैं मृत जीवों पर, इसीलिए इसमें जो पोषण होता है वो कैसा होता है, परपोषी, यानी कि इसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और अगर हम स्वपोषण की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं, एक होता है अपना हेटेरोट्रॉप्स, अच्छा, ये हेटेरोट्रॉप्स होता है। एक ऑटोट्रॉप्स होता है। जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो स्वपोषी होता है और परपोषी होता है वो हेटेरोट्रॉप्स होता है। आगे बात करें पादप की, तो पादप हमेशा स्वपोषी ही होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है अमरबेल। अमरबेल परपोषी होती है। आपने देखी होगी एक पीले कलर की एक चाउमीन टाइप एक पतली बेल होती है, वो इस प्रकार की होती है कि अगर उसको हम किसी अन्य पेड़ पर डाल दें तो वो दूसरों के पोषण को एब्जॉर्ब करती है, खींचती है और दूसरे पौधे के पोषण को ग्रहण करती है और खुद कभी भी ये खाना नहीं बनाती, जिसके कारण दूसरे पौधे का पोषण खुद लेकर दूसरे पौधे को सुखाने की कोशिश करती है। और कई बार ऐसा होता भी है कि अगर हम किसी पौधे पर उसे डाल दें तो वो खुद विकसित होती रहती है और दूसरे पौधे के पोषण को लेकर उसे सुखा देती है। तो ये अमरबेल होती है। और जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर, जैसे कि हम लोग या जीव जंतु, जिन्हें आगे चल के हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, द्वितीय, ठीक है, और इसके बाद सर्वाहारी। अगली जो विशेषता है वो कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार, कोशिका की दीवार। तो जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो उसका आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। कवक की बात करें तो इसमें उपस्थित होती है और बनी काहे की होती है, काइटिन नामक पदार्थ की।
तो ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि कवक जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, वो है काइटिन। पादप जगत में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, केवल कोशिका झिल्ली होती है, और जिसकी वजह से जंतु पादप यानी पेड़ पौधों की अपेक्षा ज्यादा लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, इसी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ही हम इतने फ्लेक्सिबल हैं। आगे हम बात करते हैं, अगली जो विशेषता है वो है प्रजनन। तो मोनेरा जगत के जीवों में अलैंगिक जनन होता है, और प्रोटिस्टा में भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ में लैंगिक जनन होता है। कवक में लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के, पादप में भी लैंगिक अलैंगिक, और जीवों जंतुओं में पूर्णतः लैंगिक जनन होता है। अब ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है क्या? लैंगिक जनन का अर्थ होता है कि जब जीवों में अंग विकसित हो गए, तब उस प्रकार के जनन को या प्रजनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और जब इनके अंग विकसित नहीं थे, प्रजनन अंग विकसित नहीं थे, उस प्रकार के जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि प्रारंभिक जीव, उनमें तो कोई प्रजनन अंग मौजूद नहीं था, तो वो अपने आप को कैसे विकसित करते होंगे? तो वो अपने आप को ही विभाजित करके अपने को ही दो भागों में बांट लिया करते थे। तो इस प्रकार से क्या जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और जब जीवों के जनन अंग विकसित हुए तो उनके माध्यम से ही वो जनन करते थे, उसे कहा गया लैंगिक जनन। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण की, क्योंकि उदाहरण पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार के जगत का जीव है। तो अगर हम मोनेरा जगत की बात करें तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। आपको एक बात बताते चले कि नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, ए द लिंक ऑफ मोनेरा एंड प्लांटी किंगडम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि आते हैं, और भी हैं, लेकिन इतने आप याद कर लीजिए। कवक में ईस्ट, मशरूम देखा होगा आप लोगों ने कि वैसे कुछ की सब्जी भी बनती है, और कुछ आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जगह जगह छत्ते की तरफ निकले हुए, वो सब क्या है, मशरूम। ब्रेड मोल्ड। पादप जगत में फूलदार पौधे, फर्न, शैवाल और पेड़, ये सभी किसके उदाहरण हैं, पादप जगत के। जबकि जंतुओं में आप सभी जानते हैं मानव, शेर, पक्षी इत्यादि, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी जंतु जगत के उदाहरण माने जाते हैं। तो एक ही स्लाइड में, एक ही पेज में हम इन पूरे जगत को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इन सभी की विशेषताएं आज हमने जानी। और ये एक क्विक स्टडी के लिए, जल्दी रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन आते हैं और इन्हें समझना भी चाहिए कि हम किस तरीके से जीवों का विकास, उद्विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो या कहीं आपने कोई और तरीके से पढ़ा हो, कुछ अगर इसमें पॉइंट छूट रहा हो, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।